हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और कुछ थोड़ी सी एक इमरजेंसी की वजह से हम लोग को सेशन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जहां ख़त्म किए थे हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ सवालों को सोल्व कर रहे थे, है ना। कुछ अच्छे सवाल किए थे हम लोगों ने। और हम लोग ख़त्म किया था हम लोगों ने कहाँ पर, वेंटो फैक्टर की बात कर रहे थे हम लोग कि वेंटो फैक्टर से चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ, हल्का सा एक आइडिया देता हूँ कि जब हम लोग जैसे मान लीजिए NaCl या MgCl2 ये इस तरह के सोल्ट जब पानी में डालते हैं, जब इस तरह के सोल्ट्स जो होते हैं जब उनको हम लोग क्या करते हैं पानी के अंदर डालते हैं तो ये टूट जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। Na+ बन जाता है, Cl- बन जाता है ना। और हम लोगों ने बात की थी कि MgCl2 भी Mg+2 बना देगा और 2Cl- बन जाएंगे, है ना। कहानी कैसी थी कि जो सोल्ट हम लोगों ने लिए हैं अगर इनको हम पानी में डाल दें, देखिए 1 मोल लिया था, 1 मोल MgCl2 लिया, 1 मोल NaCl लिया और 2 मोल्स ऑफ आयंस बना देते हैं। और यहां 3 मोल्स ऑफ आयन है, मतलब एक मोल लिया था इसका, एक लिया था इसका, लेकिन इसने टूटकर 2 मोल्स ऑफ आयंस बना दिए, 2 मोल्स ऑफ आयंस बना दिए। और इसने भी 1 + 2 3 मोल्स ऑफ आयन बना दिए। मतलब देखिए, अगर नमक को पानी में डालते हैं तो नमक क्या होता है, या MgCl2 क्या होगा, सोल्यूट की तरह काम करेगा, वो सोल्यूट की तरह काम करेगा। और सोल्यूट अब नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। सोल्यूट हमने 1 मोल लिया था और वो पानी में जाकर आयनिक होकर टूटकर 2 मोल उसने बना दिए हैं। उसी तरह यहां 3 मोल उसने बना दिए हैं। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब इस तरह से बिहेव करने लगेंगे सोल्यूट तो चीजें बदल जाएंगी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन के चैप्टर में, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सोल्यूट के इस तरह के डिसोसिएशन से, इसको क्या बोलते हैं, टूट जाना, आयनिक हो जाना या टूट जाना, आयनिक हो जाना, इनसे क्या होगा कि अब सोल्यूट अलग बिहेव कर रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने लगेंगे, बदलाव आने लगेंगे। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं, हमने पढ़ा था, वो सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। और सोल्यूट अब खेल दिखा रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। देखिए, ये तो था टूट जाना, एक केस था ये अलग, डिसोसिएशन मतलब इस तरह के केस भी हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन और भी केस हमको मिल सकते हैं एसोसिएशन के। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हमने 2 CH3COH मोल लिया था, कितना, 2 मोल लिया था, CH3COH + CH3COH। मान लीजिए हमने 2 मोल लिया था और इसने किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, जैसे क्या बात कर लें, जैसे बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन में जाकर ये क्या हुए, दोनों एक साथ जुड़ गए, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए, कंबाइन हो गए, एसोसिएट हो गए, जुड़ गए। ऐसा भी हो सकता है। 2 लिए थे, एक ही बना दिया, 2 लिए थे, एक ही बना दिया, 2 मोल लिए थे, एक ही मोल बना उसका, जुड़ गए, कंबाइन हो गए। और यहां 1 मोल लिया था और टूटकर 1 से ज्यादा मोल बना दिए। तो जब इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलेंगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बदलाव आने लगेंगे। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं। और सोल्यूट अब नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, सामान्यता से बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है। और इसी को हमने कहा था कि ये जो कितने बदलाव आया है या कितना बदलाव आता है ऐसे काम होने से, डिसोसिएशन से या एसोसिएशन से कितना बदलाव आया, उसी को हम लोग मापते हैं वेंटो फैक्टर की मदद से। ये वेंटो फैक्टर जो है, जो स्मॉल आई है, ये हमको क्या बताता है कि सोल्यूट के टूट जाने से या फिर सोल्यूट के जुड़ जाने से, किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में जाकर सोल्यूट के टूट जाने से या फिर उसके जुड़ जाने से जो चेंजेस या जो बदलाव आएंगे सॉल्यूशन में, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बदलाव आएंगे, उनको मापता है ये वेंटो फैक्टर।
वेंट होफ फैक्टर क्या नापता है? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, एसोसिएशन या डिसोसिएशन से। मैं लिख दूं यहां पर एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि जुड़ना, एसोसिएशन यानी कि जुड़ना, एसोसिएशन या डिसोसिएशन से, डिसोसिएशन मतलब कि टूट जाना, बिखर जाना सॉल्यूशन में जाकर। एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस या फिर मैं कह सकता हूं जो बदलाव आते हैं किसमें? जो बदलाव आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जो बदलाव आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उन्हीं को मापता है ये, उनको मापने का काम करता है ये वेंटो फैक्टर, उनको मापने का काम करता है वेंटो फैक्टर। क्लियर है सबको? उनको मापने का काम करता है वेंटो फैक्टर आई। क्लियर है? अब ये निकालेंगे कैसे, किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है? तो हम दो केस देखते हैं, दो केस की बात करेंगे हम लोग। एसोसिएशन में कैसा फर्क पड़ेगा और डिसोसिएशन में क्या होगा, तो एसोसिएशन में क्या होगा और डिसोसिएशन में क्या होगा, दोनों चीजों को देखते हैं। ठीक है, और यहां पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैसे एबनॉर्मल मास बनता है। पहले नॉर्मल था, देखिए पहले NaCl था, या पहले दो CH3COH अलग अलग थे और दोनों बनकर, दोनों जुड़कर एक ही हो गए, दोनों जुड़ गए एक दूसरे के साथ और ये टूट गया, अलग अलग बन गया, अलग अलग आयंस बना दिए। नंबर ऑफ मोल्स जो है बढ़ गए हैं, यहां पर बढ़ गए हैं और यहां पर घट गए हैं, तो इससे चेंज होगा, इससे मोलर मास बदलेगा, इससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदलेंगी। और वो कैसे कैसे बदलती हैं, इस केस में भी, डिसोसिएशन के केस में भी और इस केस में भी, यानी कि एसोसिएशन के केस में भी, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। आइए चलिए पहला लेते हैं हम, मान लो डिसोसिएशन का केस लेते हैं, केस ऑफ डिसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। चलिए पहले टूटने वाले केस की बात करते हैं, जिसमें आयंस जो होते हैं वो टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे AlCl3 ही है, AlCl3, तो ये भी टूट जाएगा, Al3+ बना देगा और 3Cl- बना देगा। इस तरीके से आयनों में टूट जाते हैं। देखिए 1 मोल AlCl3 लिया था हमने 1 मोल AlCl3 लिया था और उसने 4 मोल ऑफ आयंस बना दिए, 4 मोल ऑफ आयंस बना दिए टूटकर, आयनाइज होकर, या फिर कह सकते हैं कि आयनिक होकर। क्लियर है? तो इतने ये सारा काम उसने बढ़ा दिया है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये बदलेगा, आई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, AN है, N मोल लिए हैं हमने A के, और इसने क्या किया, सोलवेंट में जाकर ये टूट गया, अलग अलग हो गए सारे के सारे। पहले एक जगह थे और यहां N अलग अलग आयंस बना दिए हैं, या N अलग अलग घटक या कंपोनेंट बना दिए हैं सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने इसका 1 मोल लिया था, और जब रिएक्शन चल पड़ी, जब वो हमने सोलवेंट के अंदर डाल दिया, जब उसने टूटना शुरू किया, तो ये कम होगा और वो टूटकर ये बनते जाएंगे। तो मान लीजिए एट टाइम इज इक्वल टू T पर, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कुछ समय बाद जब वो सोलवेंट के अंदर डाल दिया और वो टूटने लगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, मान लो यहां से अल्फा मोल कम हो गए हैं, तो यहां N अल्फा मोल बन जाएंगे। ये काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। किसका है? ये काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि रिएक्शन कैसे चलती है, कैसे हमारे जो रिएक्टेंट हैं, एरो से इस साइड वाले जो हैं वो कम होते हैं और उस साइड वाले बढ़ने लगते हैं, है ना। रिएक्टेंट खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। ऐसे ही रिएक्शन चलती है, रिएक्टेंट समय के साथ साथ खत्म होगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, कुछ भी मान लीजिए, टाइम T पर 1 मोल जो हमने लिया था उसमें अल्फा की कमी आ गई है, तो ये N अल्फा बन जाएंगे। आगे क्या होगा, देखिए अगर मैं कहूं एट टाइम T टोटल मोल्स कितने होंगे, क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा होंगे टोटल मोल्स। या मैं अगर अल्फा को कॉमन लूं,
अगर मैं लिखूं 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस एन हो जाएंगे। अगर अल्फा कॉमन ले लिया तो किसी भी टाइम पर टोटल मोल जो है आपके पूरे रिएक्शन मिक्सचर में, डब्बे में जहां भी आप रिएक्शन करा रहे हो, वहां टोटल मोल कितने हैं वो 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस एन हो जाएंगे। देखिए आई क्या है, आई के मैं आपको कई सारी फॉर्मूले बता रहा हूं, कई सारे फॉर्मूले इसके याद रखने पड़ेंगे आपको। पहला तो देखिए आपके सामने ही है, कहां पर है देखिए, एक मिनट, चलिए यहीं बता देता हूं आपको। मान लीजिए, कहां गया, एक मिनट, देखिए आई के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला पहला, अगर मोलर मास की टर्म्स में बात करो तो नॉर्मल मोलर मास होता है, नॉर्मल मोलर मास होता है, नॉर्मल मास मान लीजिए, डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मास होता है पहला फॉर्मूला। मतलब ये कैसे चेंज बताएगा, एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो लिया था उसका मास कितना था, एबनॉर्मल मतलब सॉल्यूशन में डालने के बाद, सॉल्वेंट में घोलने के बाद जब सॉल्यूशन बना तो उसके टूटने या जुड़ने से क्या बना, नया मास क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। एक ये तरीका है आई निकालने का। दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ टोटल मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स आफ्टर association or dissociation, divided by number of moles before association or dissociation। देखिए ये दो फॉर्मूले हैं, मतलब कि पहला कितने लिए थे आपने और सॉल्यूशन में होने के बाद, सॉल्यूशन में जाने के बाद टूटकर कितने बचे हैं, टूटकर जब रिएक्शन आपकी चलती है इस तरह से कितने बचे हैं। तो देखिए अगर मैं आई निकाल दूं यहां पर तो डिसोसिएशन के बाद, डिसोसिएशन का केस कर रहे हैं पहला हम, तो टूटने के बाद इतने मोल बचते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, डिसोसिएशन होने के बाद इतने मोल बचे हैं। और पहले कितने लिए थे हम लोगों ने 1 मोल लिया था, बस 1 मोल लिया था हमने स्टार्टिंग में। देखिए 1 मोल लिया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, और जब रिएक्शन मिक्सचर चला किसी टाइम टी पर इतने मोल बचे हैं रिएक्शन के। तो मैं अगर आई निकालना चाहूं, इसके लिए अगर आई निकालना चाहूं तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो आई का फॉर्मूला आ गया आपका 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस एन आ गया डिसोसिएशन के लिए। बताइए बात क्लियर है? बात क्लियर है एकदम? डिसोसिएशन का केस हो गया कि जब आपको डिसोसिएट हो रहे होंगे, पहचानोगे कैसे कि डिसोसिएशन हो रहा है? अगर इस तरह के सोल्ट आपको दिख रहे हैं, NaCl, MgCl2, CaCl2, AlCl3, अगर इस तरह के सोल्ट आयनिक कंपाउंड अगर दिखते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं हमेशा, वो आयंस में टूट जाते हैं हमेशा। तो तब आप आई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अल्फा क्या है? अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना डिसोसिएशन हुआ है, कितना टूटा है वो कंपाउंड जो आपने लिया था इनिशियली, स्टार्टिंग में जो आपने कंपाउंड लिया था वो कितना टूटा है, कितना टूट गया है, उसको बताएगा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? आई वेंटो फैक्टर है, ये बताएगा कि बदलाव कितना हुआ है चीजों में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। एन तो नंबर ऑफ मोल्स हैं ही उसके, है ना? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल आपने लिए हैं या कितने बने हैं। ठीक है, तो पहला केस ये था। मान लीजिए देखिए आई आप ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपली। ये फॉर्मूला तो हम तब यूज करते हैं जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो। आई निकालने के लिए हम लोग ऐसे भी सिंपली देख सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं NaCl है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? अगर NaCl की बात करें कि NaCl है और NaCl के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो NaCl टूटकर कितने आयन बनाएगा? Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन बनाएगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से निकालते हैं कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कितने बन रहे हैं, ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। वेंटो फैक्टर ऐसे निकाल सकते हो। MgCl2 के लिए 3 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। जैसे अगर सेकंड केस की बात करें कि जब एसोसिएशन हो रहा हो, जब क्या हो रहा हो?
जब सॉल्यूशन के अंदर जाकर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हों। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड की ही बात की थी हमने, CH3COH 2 मोल लिया था। कितना मोल लिया था? 2 मोल लिया था। और अंदर जाकर ये जुड़ गया, एक जो एटम एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ गया और ये पूरा एक ही बन गया पूरा। CH3COH ट्वाइस एक ही बन गया। अभी जुड़ता कैसे है? मैंने आज पिछली क्लास में बताया था कि जहां भी आपको सोल्यूट या सोलवेंट या सोल्यूट के बीच में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर दिखते हैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखते हैं तो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जुड़ गए। कैसे? देखिए, ये था एक, ये एक था इस तरह से, दूसरा था इस तरह से CH3, इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसका ऑक्सीजन उसके हाइड्रोजन के साथ और उसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एसोसिएशन हो जाता है। और अगर एसोसिएशन होगा तो कई सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे अगर मैं कहूं कि हमने Na मोल लिए थे, कोई A था, कुछ भी कोई कंपाउंड था A, कोई भी मॉलिक्यूल था A, मान लो एसिटिक एसिड ही था या कुछ भी था, N मोल लिया था और जैसे ही उसको सोलवेंट में डाला तो वो कंबाइन हो गए और AN बन गए। वो क्या हो गए? कंबाइन हो गए और AN बन गए। अब अगर इसके लिए I की एक्सप्रेशन निकालनी हो, इसके लिए वेंटो फैक्टर की एक्सप्रेशन अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं N से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ N से डिवाइड कर दो। क्यों करा है वो बताऊंगा। N से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो तो बनेगा क्या? N से N कैंसिल होगा, ये एक A बच जाएगा खाली और ये 1/n AN बच जाएगा, 1/n AN बच जाएगा। N से डिवाइड करने से हमें एक फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ है कि इनिशियली हमारे पास 1 मोल आ गया। N से हमने डिवाइड किया तो 1 बचा, N से N कैंसिल आउट होगा, कट जाएगा तो 1 बचा, एक A बचा। तो यहां हमें फायदा क्या होगा कि 1 के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, बार बार या हर जगह N नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए N से डिवाइड करने का ये फायदा है, छोटा सा एक हल्का सा फायदा है डिवाइड करने का, ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अब देखिए, मान लीजिए इनिशियली इसका 1 मोल था, स्टार्टिंग में 1 मोल लिया था तो रिएक्शन हुई नहीं है, अभी तो एसोसिएशन नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं बना है अभी। टाइम के साथ साथ ये मान लो टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर जब हमने डाला नहीं है, टाइम इज इक्वल्स टू T पर 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद, कुछ समय बाद जब आपने इसको सोलवेंट में डाल दिया तो मान लीजिए यहां से अल्फा की कमी हुई, ये कम होगा, वो बनने लगे, एसोसिएट होने लगेंगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और वो बढ़ने लगेगा। तो मान लिया अल्फा की कमी आई है तो यहां अल्फा बाई एन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? अल्फा बाई एन बन जाएगा। क्लियर है? छोटी सी बात है, देखिए मैथमेटिकल चीज है। जब आप कोई भी किसी भी तरीके की रिएक्शन अगर होती है, कोई भी इंटरेक्शन होता है, तो जो रिएक्टेंट साइड वाले हैं जो शुरुआत में आपने लिए हैं वो समय के साथ साथ कम होते जाएंगे, समय के साथ साथ कम होते जाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो बनता चला जाएगा, है ना। तो इस केस में आप मान सकते हो कि ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, तो ये कम होगा, इसमें मान लो अल्फा की कमी आई है और ये बनता जाएगा। और ये कितना बन जाएगा टाइम के साथ साथ? किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो अल्फा बाई एन बन जाएगा। तो अगर हम बात करें कि बताइए टोटल मोल कितने हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टोटल मोल्स कितने बचे हैं, टोटल मोल्स कितने बचे हैं? तो मैं कह सकता हूं कि टोटल मोल्स मान लीजिए NT कितने बचे हैं, सबको जोड़ दो, कितने बचे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बचेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बचेंगे। अल्फा को अगर कॉमन लो तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस 1 बाई एन हो सकता है। अल्फा को अगर कॉमन लोगे तो अल्फा बाहर आया तो अंदर भी माइनस साइन हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। अल्फा को अगर बाहर लोगे, अल्फा को देखिए मैं इसको रब करता हूं, वापस से लिखता हूं इस चीज को मैं,
या अगर और आसान बनाना है, झंझट में नहीं पड़ना है, तो इनको बदल लो, ऐसे लिख लो अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन माइनस 1 बचेगा। इस तरीके से होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये कहानी होगी। ये आपके टोटल मोल हैं, टोटल मोल जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बचे हुए थे। तो अगर मुझे आई निकालना हो, अगर मुझे आई निकालना हो एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए अगर आई निकालना हो तो आई क्या होता है? आई होता है टूटने के बाद, टूटने या जुड़ने के बाद जो जितने मोल बचे हैं डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में आपने कितने मोल लिए हैं। मतलब मोल्स, फिर से लिख दे रहा हूं, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। स्टार्टिंग में आप लोग कितने लेकर चले थे? स्टार्टिंग में कितने लेकर चले थे? एन लेकर चले थे, एन ए लेकर चले थे, लेकिन एन से डिवाइड करके हमने 1 कर लिया था ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम 1 को लेकर चलेंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1 मोल था। और ये कितना बचा है? 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1, यही है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। आई हो जाएगा इसके लिए 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, दोनों याद होनी चाहिए। दो ही केस होते हैं हमारे पास, हमारे पास दो ही केस होते हैं। एक केस होता है एसोसिएशन का और दूसरा केस होता है किसका? डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन में आई कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं, और अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो आई कैसे निकालते हैं तो वो भी हम लोग कर चुके हैं। देखिए अब पहचानोगे कैसे? अगर आयनिक सोल्ट हैं, कैसे हैं? आयनिक सोल्ट हैं, NaCl, MgCl2, Cl3, तो वो हमेशा सोलवेंट में जाकर टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो डिसोसिएशन का केस होगा। वहां आई निकालने का एक अलग फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा था। दूसरा, अगर एसिटिक एसिड जैसे हैं जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें, तो ऐसे केसेस में एसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और एसोसिएशन में आई निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है। तो इनको इस्तेमाल करेंगे और इनका यूज होता है, ठीक है। तो आई जो है काम का है। आई क्या बता रहा है कि इस तरह का खिलवाड़ होने पर, जब सोल्यूट ऐसे ऐसे काम करने लगता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन जैसे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है? इसलिए अब हमारे फॉर्मूले भी बदलेंगे, अब हमारे फॉर्मूले भी बदल जाएंगे। क्लियर है? देखिए यहां ये लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, यहां आपके पास फॉर्मूला भी है जो आई का मैंने बताया था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। जो पहले नॉर्मल हुआ, जो नॉर्मल चीज है वो, और टूटने या फिर जुड़ने के बाद जो नया मास आया वो, उनका डिवाइड जो होता है वो भी आई निकालने का तरीका है। एसोसिएशन डिसोसिएशन से निकालने का भी एक तरीका हमने देख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में कितने मोल थे टूटने के बाद बचे, कितने मोल हम पहले से स्टार्टिंग से लेकर चले थे, वो भी निकालने का एक तरीका हो गया है ना। और वेंटो फैक्टर का हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहां लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम आई का इस्तेमाल क्या करेंगे अब देखिए, ये काम की बात है, याद रखने वाली बात है। वेंटो फैक्टर के आ जाने से, आई के आ जाने से सवाल बदल जाएंगे। जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने फॉर्मूले निकाले थे वो सब फॉर्मूले में अब आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस आते हैं। इसलिए नए फॉर्मूले जो बनेंगे, आप लोगों के नए फॉर्मूले जो बनेंगे, उन सभी में आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बस इतना सा चेंज होता है आई की वजह से, आई की वजह से सिर्फ इतना सा चेंज दिखाई देगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। फॉर्मूला निकाला था हमने कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी क्या था? कांस्टेंट था। तो आई आ गया, आई एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहां भी आई एक्स्ट्रा आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT हुआ करता था, अब ये होगा पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। बस इतना सा चेंज जो है वो आपके जो आपके फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने निकाले थे उन सभी में चेंज आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है? साथ में एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी थी एक साथ में एक चौथे वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। कैसे लिखते थे?
P1 नोट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नोट इज इक्वल टू X2। X2 माने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो हुआ करता था, ये फॉर्मूला था। इसको आप N2 अपॉन N1 भी लिख देते थे, इसको N2 अपॉन N1 भी लिख देते थे हम लोग। तो यहां भी अब आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है सच्चाई, ये है रियलिटी। तो अब हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अगर आप कोई भी चारों में से कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं या कोई सवाल हल कर रहे हैं इनसे रिलेटेड, तो हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। नया कुछ नहीं आया है, सारे फॉर्मूलों में बस I से मल्टीप्लाई हो गया है। सारे फॉर्मूलों में क्या हो गया है, सिर्फ I से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, गुना कर दी है, इतना सा चेंज आ गया है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने I के बारे में जान लिया कि वेंटो फैक्टर क्या है, कैसे चेंजेस लाता है, कैसे निकालते हैं। सवाल पर आते हैं जहां से हमारा स्टार्ट हुआ था। देखिए सवाल क्या था, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये रहा वो सवाल। बहुत बढ़िया। देखिए अब सवाल पर ध्यान दो एक बार। पूछता है कि क्या जो दो मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं, दो कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं, क्या उन दोनों का वेंटो फैक्टर बराबर है या नहीं है, दोनों का I बराबर है कि नहीं है। बताइए कैसे करेंगे सवाल को, कैसे पता करेंगे। दो मॉलिक्यूल हैं, एक है AlNO3 थ्राइस, दूसरा दिया है K3FeCN6, एक ये दिया है। पूछता है कि I, इसका I क्या होगा, इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी और इसके लिए I की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए दोनों के अंदर मेटल्स दिख रही हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड हैं। इनको अगर पानी में डालोगे तो आयंस में टूट जाएंगे, मतलब ये डिसोसिएशन का केस है। ये किसका केस है, डिसोसिएशन का। और I क्या होता है कि टूटने के बाद कितने मोल ऑफ आयंस बनेंगे, कितने आयंस बनेंगे अलग अलग, वो देखना है कितने आयंस बनेंगे। तो अगर इनमें नंबर ऑफ आयंस बराबर बनते हैं, संख्या में अगर बराबर आयंस बनते हैं कि दो उसमें बने, दो ही इसमें बने, या चार उसमें बने, चार इसमें बने, तो मतलब I दोनों के लिए कैसा होगा, बराबर होगा। बस ये पहचानना है। बताइए बताइए कि इनके टूटने से कितने कितने आयंस बनेंगे। अगर इनको डिसोसिएट किया जाए, अगर इनको तोड़ा जाए, पानी में अगर इनको डाल दिया जाए, तो ये आयनिक होंगे और नंबर ऑफ आयंस कितने कितने बनेंगे, ये आपको पहचानना है, ये आपको पहचानना है। करिए कोशिश पहचानने की। कैसे पहचानोगे, कैसे पता करेंगे इस कहानी, हम इसकी कहानी को हम लोग कैसे पता करेंगे। चलिए 2 सेकंड का टाइम होगा आपके पास भी, उस लेक्चर में भी लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आपको समय मिल जाए चीज को अच्छे से समझने का। कुछ इमरजेंसी की वजह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है सेशन। आई होप आप ये बात समझ सकते हैं, होती है इमरजेंसी कभी कभी। ठीक है, आई होप नोटबुक में आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए देखिए AlNO3 ट्वाइस है, क्या है, AlNO3 ट्वाइस है, थ्राइस है, ट्वाइस नहीं है, थ्राइस है, बिल्कुल थ्राइस है। क्या होगा, कैसे काम करेगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम ट्राई नाइट्रेट। अगर इसको आप तोड़ दोगे, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, एक्वस के अंदर डाल दोगे, तो Al3+ बनेगा, Al3+ बनेगा। NO3 पर 1- चार्ज होता है, टोटल चार्ज तो बैलेंस ही होना है, तो 3 NO3- बनेंगे। 3 क्या बनेंगे, 3 बनेंगे आपके NO3-। मतलब टोटल 4 आयंस बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 4 आयंस बन रहे हैं। आई होप इस सवाल से आप लोगों को आई समझ में आ जाएगा, आई समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। पहले वाले केस में AlNO3 थ्राइस के अंदर एक Al3+ बनता है और 3 मोल ऑफ NO3- बनते हैं। मतलब टोटल, अगर आप मोल भी नहीं समझ पा रहे हैं तो टोटल गिन लीजिए कितने आयन बनते हैं, तो 4 आयन बनते हैं, या फिर कह सकते हो 4 मोल ऑफ आयंस बनते हैं। दूसरा लीजिए K3FeCN6, इस तरह का मॉलिक्यूल है,
K3 Fe-CN6 कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन जस्ट अभी अभी खत्म की हम लोगों ने। तो आप लोगों को पता होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जो चीज होती है वो बाहर नहीं आती है, डब्बा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और जो बाहर है वो काउंटर आयन होता है, वो डब्बे पर आने वाले चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। तो वो काउंटर आयन तो आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसीज को बोलते हैं ये आयनाइजेबल है, तो ये टूट जाएगा, क्या बनेगा 3K+ बनेगा, साथ में डब्बा ऐसा कैसे ही अंदर का बाहर नहीं आएगा, बस डब्बे पर एक चार्ज आ जाएगा 3-, डब्बे पर क्या आ गया, चार्ज आ गया 3-। अब बताइए, मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने हैं, इसमें कितने मोल ऑफ आयंस बने हैं, गिन लो, गिनती करनी है, बस काउंट ही तो करना है, सिर्फ गिनती करनी है। कितने मोल्स ऑफ आयन बने, 3 बने हैं K+, एक बना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला डब्बे वाला आयन, तो यहां भी टोटल कितने आई है, यहां भी आई की जो संख्या होगी, आई की वैल्यू होगी वो 4 ही होगी। ठीक है, तो सवाल जो था आपका वो सही है। सवाल में क्या लिखा था, विल द सोल्ट गिव सेम वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर एज दैट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों के अंदर वेंटो फैक्टर सेम होता है, दोनों के लिए आई की वैल्यू बराबर होती है। क्लियर है, दोनों के लिए आई की वैल्यू जो होगी बराबर होगी, बिल्कुल। एल्यूमिनियम नाइट्रेट के लिए भी और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए भी, दोनों के लिए बराबर होगी। तो आई निकाल सकते हैं, आई क्लियर है सबको, आई सबको क्लियर है, निकाल सकते हो आई। आई होप आई सबको अब क्लियर है, आई निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताओ MgCl2 के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना, या मैं पूछ लूं SrOH के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, या मैं पूछ लूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, LiCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो ये सारी चीजें, तो प्रैक्टिस है, निकालो फटाफट से आई की वैल्यूज कितनी कितनी होगी इनके लिए। क्लियर है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बैठ के करना आराम से। अगले सवाल पर चलते हैं, आई से रिलेटेड सवालों पर चलते हैं। देखिए कैसे कैसे होंगे सवाल, कैसे कैसे सवाल होंगे। पहला सवाल, बहुत अच्छे, ध्यान से पढ़ो, सवाल में कोई जल्दबाजी नहीं, पढ़ने में, सवाल को पढ़ने में किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ध्यान से सवाल को पढ़िए और देखिए क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलता है द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ओहो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो तो चेंज होगी अगर आई बदलेगा, तो आई की वजह से चेंज होगी, और आई बताएगा कितनी चेंज हुई है ना। चलिए, ऑफ द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मतलब HF एसिड है, HF, उसके डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में। कब होता है डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का कब होता है, जब उसमें हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। राउल्ट्स नियम याद करो, सॉल्यूशन में पढ़ा था एक राउल्ट्स नियम। राउल्ट ने बाबा ने उन्होंने बताया था कि क्या होता है, कैसे चीजें बदलती हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो, वेपर प्रेशर हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो या फिर ओस्मोटिक प्रेशर हो, ये चीजें कैसे बदलती हैं जब हम कोई एक नॉन वोलेटाइल, मतलब कोई एक ऐसा सोल्यूट ऐड करते हैं जिसकी लिक्विड से वेपर में जाने की जो इच्छा है वो कम है, उड़ने की जो उसकी क्षमता है या उसकी जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है उड़ने का, वो जिसका काफी कम है, मन नहीं करता है उसका ज्यादा उड़ने का, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो चीजें बदलने लगती हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। क्लियर। चलिए बताइए क्या कहते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इतना है, मतलब इतनी कमी आई है। डिप्रेशन कैसे निकालते थे, डेल्टा TF कहा था, ये है आपका -0.201 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा TF दिया है। साथ ही मोलैलिटी स्मॉल m भी दी हुई है, मोलैलिटी दी है 0.10 मोलल, ये क्या होती है, मोल पर केजी होती है। यू नीड टू कैलकुलेट वेंटो फैक्टर की वैल्यू पूछ रहे हैं और KF की वैल्यू दी हुई है। KF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.86 डिग्री सेल्सियस मीटर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस
मीटर इनवर्स दी हुई है। बताइए कैसे होगा, कैसे करेंगे इसको। और क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी, बहुत अच्छे। मीटर नहीं है, मोलल इनवर्स है, मोलल इनवर्स, इसको मोलल लिखो। मीटर कहाँ से आ गया इसमें, ये मोलल इनवर्स है। ठीक है, ये डिटेल्स हैं जो सवाल के अंदर हमसे दी गई हैं, हमें दी गई हैं, और पूछता है कि बताइए आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोगों ने बात की थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की थी। क्या होता था फॉर्मूला कि कितनी कमी आई वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। किसके, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था वो। क्लियर है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी, ये अनुत्क्रमानुपाती का साइन हम लोग हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता था, और यहां KF नाम का कांस्टेंट आया था। ऐसी कहानी है। लेकिन आज हमने कुछ नया पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाते हैं सर, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होते हैं तो एक नया फैक्टर दुनिया में जन्म लेता है जिसका नाम होता है आई। तो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसमें हमें आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। अब देखिए क्या क्या आपको दिया गया है, आपको डेल्टा TF दिया गया है, KF दिया गया है, M दिया गया है, और आई पूछता है। क्या पूछता है, आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबकी वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगी। सबकी वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, निकल जाएगी। देखिए डेल्टा TF कितना दिया गया है, डेल्टा TF है आपका -0.201 डिग्री सेल्सियस। अगर माइनस को कंसीडर नहीं करोगे तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन तो बस ये बता रहा है, साइन तो बस ये बता रहा है कि भाई साहब कमी आई है। क्या आई है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है, बस इतना बता रहा है वो। उसके बाद आई आपको निकालना है, आई आपको निकालना है। बेशक KF की वैल्यू दी गई है कितनी, 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। साथ में आपको, साथ में मोलैलिटी भी आपको दी गई है। कितनी दी गई है, 0.10 मोलल। कितनी, 0.10 मोलल। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, इधर डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल होगा। कैसे, अलग रंग से दिखा देता हूं मैं काट कर इनको। मोलल से मोलल खत्म, डिग्री सेल्सियस से इस साइड खत्म। ये इनवर्स है, इसकी कोई पावर नहीं है, पॉजिटिव है वो माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, +1 -1 0। डिग्री सेल्सियस एक इधर है और एक उधर है बराबर के उस साइड, तो ये दोनों कट जाएंगे। अगर आई निकाल लूं तो आई हो जाएगा 0.201 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.10। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, और आपका आंसर जो है, जो जवाब है वो आ जाएगा बिल्कुल। क्लियर है। तो यहां से आप लोग आई निकाल सकते हो, यहां से क्या निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो। और अगर इसका एकदम परफेक्ट जवाब हम लोग निकालें, अगर इसका एकदम परफेक्ट जवाब निकालें 0.201 डिवाइडेड बाई 1.86 और डिवाइडेड बाई 0.10, तो 1.08 आता है, अराउंड 1.08 आता है। एक बार आप खुद चेक कर लेना, निकाल के कैलकुलेट करके एक बार खुद देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके। क्लियर है, बताइए। तो ऐसे निकालेंगे। ये एक आई फैक्टर जो वेंटो फैक्टर का यूज का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे सवालों में, वो इस तरह से होगा कि जितने भी फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं, चाहे वो रिलेटिव लोवरिंग का हो, प्रेशर की रिलेटिव लोवरिंग का हो, या फिर वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो, या फिर वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का हो, या फिर वो ऑस्मोटिक प्रेशर का हो, सब में आपको एक चीज अब ऐड करनी है, एक चीज से आपको मल्टीप्लाई करानी है, जिसका नाम है आई। क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ये वाला। देखिए एक बार क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु सबसे ज्यादा होगा। 4 तरह के सॉल्यूशन आप लोगों को दिए गए हैं, सबकी कंसंट्रेशन, सबकी सांद्रता बराबर है, 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1। 4 के 4 जो सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं उनकी सांद्रता या कंसंट्रेशन कैसी है, इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन सोल्ट अलग अलग हैं।
और अगर सोल्ट अलग अलग हैं तो उनके डिसोसिएशन से नंबर ऑफ आयंस भी अलग अलग बनेंगे, मतलब आई सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर NaCl की बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस देगा, मतलब आई इसके लिए 2 होगा। और अगर हम BaCl2 की बात करें, BaCl2 की बात कर लो तो Ba2 प्लस 2Cl माइनस देगा, मतलब आई इसके लिए 3 होगा। देखिए 2 और 1 3 होगा। और अगर बात करो Al2SO4 थ्राइस की, अगर बात करें किसकी, Al2SO4 थ्राइस की बात करें तो ये टूटकर आपको क्या देगा, 2Al3 प्लस देगा और 3SO4 2 माइनस देगा। हो, इसके लिए आई कितना होगा, जरा काउंट तो करो। 2 तो बने हैं Al3 प्लस और 3 बने हैं SO4 2 माइनस, मतलब 3 2 5। इसके लिए आई की वैल्यू होगी 5। आई की वैल्यू निकालो ध्यान से, यही हमको ले जाएगी सवाल के जवाब तक। ये आई की वैल्यू ही हमको छोड़ेगी ले जाकर। अगले की बात कर लो, यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बात है, इसके लिए आई की वैल्यू बहुत कम होती है, 1 से भी बहुत कम, वेरी 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 लेस देन 1 होती है। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कैसा है, ये तो गुरुजी, ये तो सर, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं है, टूटता वूटता नहीं है ज्यादा। क्लियर है, बहुत अच्छे। आई की वैल्यू आ गई है, एक के लिए 2 3 5 और एक के लिए बहुत कम, 1 से। एक के लिए आई की वैल्यू 2 है, दूसरे के लिए आई की वैल्यू 3 है, तीसरे के लिए आई की वैल्यू 5 है और चौथे के लिए आई की वैल्यू 1 से काफी कम है। डिसाइड कैसे करोगे? देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलैलिटी पर डिपेंड करता है और ये फॉर्मूला बनता है I इंटू M इंटू KF। मतलब यहां से एक चीज देखने को मिलती है कि ये I के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा TF जो है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी जो आ रही है वो I पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। I जितना ज्यादा कमी उतनी ज्यादा, I जितना कम कमी उतनी कम। क्या बात है, पूछा तो वही है। क्या पूछा सवाल में कि इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो उसका होगा सबसे ज्यादा जिसके में कमी सबसे कम आ रही है। और सबसे कम कमी किसके में आएगी, जिसका आई सबसे कम होगा। तो सबसे कम आई किसके लिए सर, 4th वाले के लिए है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो यूरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा ऑप्शन। बताइए बात क्लियर है क्या सबको क्लियर है बात? एकदम सबको क्लियर है, समझ आया सवाल? नोट कर लीजिए, टाइम मिल रहा है इतना। क्या सवाल सबको समझ आ चुका है? कैसे करेंगे? आई की वैल्यू बताएगी हमको कि किसके लिए। देखिए, अगर उल्टा पूछ ले, अगर वो पूछ लेता कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो आई बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली प्रपोज। फॉर्मूला क्या बनता था? अगर पूछता बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो डेल्टा TB आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कमी, बॉइलिंग पॉइंट में जो कमी आएगी वो आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब जितना कम आई उतनी कम कमी। क्लियर है, उतनी कम कमी। लेकिन याद करो कमी नहीं थी। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता था, एलिवेशन होता था बॉइलिंग पॉइंट में। क्या होता था? एलिवेशन होता था। तो डेल्टा TB जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आई जितना ज्यादा डेल्टा TB उतना ज्यादा। तो बात करते किसकी फिर, कि बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका आई सबसे ज्यादा होगा। तो मान लो अगर इनमें से वो पूछ लेता कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो सी का हो जाता। फिर एल्यूमिनियम वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता, क्योंकि उसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्लियर है? देखिए, तो फिर एक फाइनल लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी या एलिवेशन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
जितना ज़्यादा आई होगा उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी भी आई के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब आई के बढ़ जाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और आई के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। उल्टा उल्टा है, ये आप याद रख सकते हो, याद रख सकते हो। आई जिसका जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ज़्यादा। क्लियर? आई जिसका जितना कम फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना ज़्यादा। क्लियर है? क्योंकि आई के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट में कमी बढ़ती है। बात समझ रहे हैं? आई के बढ़ने से, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है नॉन वोलेटाइल ऐड करने से। ठीक है? तो आई पर किस तरह से डिपेंड करेंगे? अगर आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी भी ज्यादा आएगी। आई ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी भी ज्यादा आएगी। और अगर आई कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी भी कम आएगी। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आई जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी उतनी ज़्यादा होगी, और आई जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी उतनी कम होगी। ठीक है? तो एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं, याद रखना ये चीज़, काम आएगी आगे क्वेश्चंस को डायरेक्टली करने में काम आएगी ये चीज़। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आइए, जैसे ये सवाल है आपका मोल फ्रैक्शन का सवाल है। मोल फ्रैक्शन का कैसे करेंगे? सवाल को पढ़िए आसानी से, आराम से पहले सवाल को पढ़िए। बोलता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 दिया हुआ है, कंटेनिंग अ सॉल्यूशन C2H6 बाई मास कितना है? 20 ग्राम है। मान लीजिए कि ये सोल्यूट ही होगा, ये क्या है? सोल्यूट है। और बाई मास 20% है कि अगर आपका सॉल्यूशन जो है अगर वो 100 ग्राम का है तो उसमें 20 ग्राम ग्लाइकोल है। मान लीजिए ये है आपका 20 ग्राम है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल कितना है? 20 ग्राम है ग्लाइकोल। तो जो सोलवेंट जो होगा वो बचा हुआ होगा, वो 80 ग्राम होगा। वो क्या होगा? 80 ग्राम होगा। तो निकालना क्या है आपको? निकालना क्या है आपको? ग्लाइकोल का यानी कि C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आसान है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे, इसका मोलर मास निकाल लेंगे। कितना आएगा मोलर मास इसका? C2H6O2 है, मोलर मास कितना आएगा? कार्बन का होता है 12, तो 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 × 6, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 2 हो जाएगा। ये 24 हो गया, ये 6 हो गया और ये 32 हो गया। ये टोटल 30 + 32 हो गया और ये आ गया 62। तो इसका मोलर मास जो है 62 है। मास आपको दिया गया है, मोलर मास कितना है? 62 है। और मास आपको दिया गया है कितना? 20 ग्राम। तो इससे मोल निकाल सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ C2H6O2 ये आप लोग निकाल लोगे। ठीक है? उसके बाद इसके मोल आ गए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? इसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये फॉर्मूला होता है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या चाहिए हमको? इसके मोल चाहिए अपॉन टोटल मोल चाहिए। तो टोटल मोल के लिए सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों के मोल हम लोगों को चाहिए होंगे। तो इसमें आसान है। सोल्यूट का मास है, सोलवेंट का मास इतना दिया हुआ है। और सोलवेंट अगर आपको सवाल में कुछ दिया नहीं है तो मतलब वाटर एक सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। कौन? वाटर एक सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे? सोलवेंट क्या हो गया आपका? सोलवेंट हो गया वाटर। वाटर के मोल निकाल लो। कैसे? मास दिया गया है, मोलर मास 18 होता है। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से आप लोग क्या करोगे? वाटर के मोल निकाल लोगे। दोनों को जोड़कर टोटल मोल आ जाएंगे और फिर मोल फ्रैक्शन आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। C2H6O2 ये मोल फ्रैक्शन बहुत आसान हो जाएगा निकालना। ठीक है? तो वेंटो फैक्टर पढ़ना ही हमारा मेन मकसद था इस क्लास का। वेंटो फैक्टर में एसोसिएशन का होना, डिसोसिएशन का होना, फॉर्मूले जो हैं वो कैसे बदल जाते हैं आई के आ जाने से, सब में आई की मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है? तो इससे और भी रिलेटेड सवाल होंगे, उनको सोल्व करो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू।
हैं।